हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स वाला जो आपका पेपर है, यानी कि पेपर सेकंड जो है उसका पहला लेक्चर। आई होप ये सारे लेक्चर हम आपके एग्जाम से पहले कवर करा लेंगे। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हर दिन आपकी कम से कम 2 क्लासेस तो एक पेपर से हो ही जानी चाहिए। और जो पेपर फर्स्ट है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, उसके भी 3 लेक्चर हम ले चुके हैं। कल ही क्लास अपलोड हुई है, तो जाकर के उनको भी चेकआउट कर लेना। आई होप आपने चेकआउट कर ली होगी, आपने अटेंड कर ली होगी। फिर भी अगर कोई आपका क्वेश्चन है, कुछ आप पूछना चाहते हैं कॉन्सेप्ट अब तक के जो 3 क्लासेस में, आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं एंड पहले चैप्टर से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहला चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ किसी भी सब्जेक्ट का जो पहला चैप्टर्स होता है वो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करता है, जिसमें आप मीनिंग, नेचर और स्कोप के बारे में पढ़ते हो। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को जब आप पढ़ते हो और कोई भी ऐसा टाइटल होता है जैसे इंटरनेशनल रिलेशन है, तो उसका मीनिंग क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका स्कोप कितना है, ये बातें पता होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले चैप्टर से देखो क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्म कर देना चाहती हूँ कि इस वीडियो की या जितनी भी हमारी क्लासेस होती है उनकी अगर आपको नोट्स में जो पीडीएफ है वो चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाकर के चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पर हम जैसे ही वीडियो अपलोड होती है, जैसे ही वहाँ पे शेयर होती है, तो वहाँ पर भी उस वीडियो के नीचे उसकी ही जो नोट्स होते हैं, उसकी जो पीडीएफ होती है, उसके फॉर्म में हम वहाँ पर मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, या लिंक से सीधे नहीं जुड़ पाते हैं, कभी कभी इश्यूज हो जाते हैं नेटवर्किंग के, तो आप सीधे सोनम चौहान पॉलिटी के नाम से भी सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप नज़र आ जाएगा। तो जितने भी लेक्चर्स होते हैं उनकी जो पीपीटी या पीडीएफ जो नोट्स वगैरह होते हैं वो हम वहीं पर अवेलेबल कराते हैं। चेकआउट एंड ज्वाइन दिस चैनल। ठीक है। और बाकी इंस्टाग्राम चैनल है, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी अपडेट लगातार हम डालते रहते हैं। या इससे अलग जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उनकी रील्स के जरिए उनमें इंफॉर्मेशन हम मतलब शेयर करते रहते हैं। तो चलिए अब फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अब सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहे। अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी बता दिया है कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर होता है, पहली क्लास होती है किसी भी टाइटल की, किसी भी सब्जेक्ट की, पहली क्लास उसकी डेफिनेशन की होती है, नेचर की होती है, स्कोप की होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा की, डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। यहाँ पर जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात आती है तो उसका उससे अभिप्राय, यानी कि उसके अगर मीनिंग्स की बात करते हैं, उसको डिफाइन करने की बात करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में, यानी परिवेश का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट में, कि राजनीति की प्रक्रिया और गतिविधियों से होता है। दैट मीन्स कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच में बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो नेशंस होते हैं उनके बीच में जो राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नाम दिया गया है। देखो, एक होती है नॉर्मल पॉलिटिक्स, जिसकी जो देश के अंदर होती है, ठीक है, वो एक नॉर्मल पॉलिटिक्स होती है। लेकिन जब बहुत सारे देश मिलकर के कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं तो वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है ना। कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रेफर्स टू द प्रोसेस एंड एक्टिविटी ऑफ पॉलिटिक्स इन इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, that is the politics between different nation is called international politics। ठीक। और जो राष्ट्र राज्य हैं उनके द्वारा अपनी शक्ति या जो उनकी सामर्थ्य है, जो उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ है, उनके प्रयोग को ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है। द एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय नेशन स्टेट इज कॉल्ड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सो बेसिकली इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स होता है उसमें जो राष्ट्र राज्य होते हैं, जो नेशन स्टेट होते हैं, वो अपनी पावर को प्रेजेंट करते हैं, अपनी पावर को, अपनी सामर्थ्य को प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। एंड एक डेफिनेशन है क्विंसी राइट है। तो क्विंसी राइट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेकर के वो अपना क्या ओपिनियन देते हैं। उनके अनुसार, यानी कि जो क्विंसी राइट है, उनके अनुसार राजनीतिक प्रमुख समूह को प्रभावित करने, उनके आचरण को प्रभावित करने अथवा नियंत्रित करने की कला है। कहने का मतलब ये है कि जो पॉलिटिक्स है, अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो क्विंसी राइट यहाँ पर उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जो हम बात करें ना, ये मैं अपने लेवल पे नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे एक डेफिनेशन है जो एक थिंकर्स ने डिफाइन किया है कि पॉलिटिक्स, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, एग्जैक्टली क्या है। तो उन्हें बताया है कि जो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं उनको इफेक्ट करने में और उनके आचरण को, जो उनका बिहेव होता है, उनको इफेक्ट करने में, या एक तरीके से मैनिपुलेटिंग करने में, या नियंत्रण करने की जो कला होती है, किसी किसी भी कंट्री को, एक नेशन दूसरे नेशंस को कंट्रोल करने की जो आर्ट होती है ना,
अब वो चाहे पावर के माध्यम से हो या किसी भी आधार पर हो, तो उसे ही एक तरीके से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहते हैं। अब कोई भी कंट्री है जब वो हर क्षेत्र में पावरफुल होगा, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो इकोनॉमी है ना, हर सेक्टर में वो पावरफुल है एज टू कंपेयर बाकी जितने भी अदर कंट्रीज हैं उनसे, तो वो कहीं ना कहीं उनको कंट्रोल करने की जो आर्ट होती है वही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कही जाती है। ठीक है, मतलब पावरफुल एक अलग बात है कि पावरफुल कंट्री है, लेकिन उसके अंदर अगर वो आर्ट नहीं है कि वो दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकता, दूसरे जो अदर्स नेशन है उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो एक आर्ट होती है। तो हर एक कंट्री के अंदर ये आर्ट होती है कि वो जब भी उसकी पावर इंक्रीज होती है तो वो दूसरों को, जो छोटे छोटे कंट्री होते हैं जिससे कम पावरफुल होते हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यही जो एक्टिविटी देखी जाती है, जो प्रभाव देखा जाता है, यही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। अब यहाँ पर अगर हम शीत युद्ध की बात, भाई शीत युद्ध के समय में दो महाशक्ति, दो सुपर पावर थी, अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ। आपने नाम सुने भी होंगे। ये दोनों अपने अपने गुटों के देशों से अपनी बात मनवा सकते थे, है ना, कि अपने अपने देशों से जो इनके अंडर में आते हैं उनसे बात मनवा सकते थे। तो ये तो कि सुपर पावर अपनी बात मनवाने के लिए दूसरों को प्रेशराइज मतलब ज़्यादा नहीं करता, लेकिन हाँ एक तरीके से वो कोशिश जरूर करता है कि मैं जो यहाँ पर बोलूँगा इनको वो करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संबंध राजनीति का विकास, एवोल्यूशंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स। सो द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ समय के बाद में केनेथ टॉम्पसन एक थिंकर्स हैं, तो उन्होंने इस पूरे डेवलपमेंट के 4 फेजेस को एक्सप्लेन किया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति है, इसके अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, इसके हम एवोल्यूशन की बात करें, किस तरीके से ये सामने आया, किस तरीके से डेवलप हुआ, तो इसमें 4 फेजेस में उन्होंने इसको डिवाइड किया है। स्टेज या फर्स्ट फेज की जब हम बात करते हैं, जो प्रथम विश्व युद्ध के साथ ही समाप्त हो गया था, इसको राजनयिक इतिहासकारों का युग कहा जा सकता है। और इन विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसको केवल एक हिस्ट्री के रूप में प्रस्तुत किया। द फर्स्ट फेजेस विच एंडेड विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दिस कैन बी कॉल्ड द एरा ऑफ डिप्लोमेटिक हिस्टोरियन। दीज स्कॉलर्स प्रेजेंटेड इंटरनेशनल ओनली इन द फ्रॉम हिस्ट्री। ठीक है, तो जो मतलब राजनयिक इतिहासकारों का ये युग था, तो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने उसके इतिहास के रूप में उसको प्रस्तुत किया। उन्होंने युद्धों, शांति और जो एग्रीमेंट्स थे आदि, जो भी ऐतिहासिक रूप से उनका वर्णन किया, यानी कि हिस्टोरिकल बेस पर सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की। उन्होंने समीक्षा पर ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने एवोल्यूशन पर ध्यान ही नहीं दिया। समय पे जो इतिहासकार थे जिन्होंने इस पर रिसर्च की, एक्सप्लेन किया, एज ए हिस्टोरिकल स्टोरी की तरह उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, तो उन्होंने इस बात पर ध्यान देना ही ज़रूरी नहीं समझा कि वो घटनाएं क्यों घटी, ठीक है, उनकी भविष्य पर राजनीति, भविष्य की जो राजनीति है, फ्यूचर की जो पॉलिटिक्स है, उस पर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो इस पर तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो फर्स्ट फेज तो उसका यही था कि वो हिस्टोरिकल जो मतलब एक तरीके से डिप्लोमेटिक हिस्टोरियंस थे, वहाँ पर वो सारी चीज़ें प्रेजेंट की गई। ठीक है, दूसरा चरण आता है जो प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम वर्षों में स्टार्ट हुआ, और उसने वर्तमान पर बल दिया। इतिहास का सहारा लगभग नहीं के बराबर था। ठीक है, और इस चरण में केवल तात्कालिक, यानी कि उस समय जो घटनाएं और जो प्रॉब्लम्स थी उनका तथा उनके महत्व का वर्णन किया गया। यानी कि द सेकंड फेज विच बिगिन इन द लास्ट गियर्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेड एम्फेसिस ऑफ द प्रेजेंट एंड हैड ऑलमोस्ट नो रेफरेंस to history. In this stage only immediate event and problems and their importance were described. तो सेकंड फेज में सिर्फ और सिर्फ उस समय पे जो भी घटनाएं घट रही थी उसका ही वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, उसको ही वहाँ पर बताया गया है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में और इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिक्स के डेवलपमेंट में तीसरा फेज आता है, दोनों विश्व युद्ध के अंतराल में ये स्टार्ट होता है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच का जो समय होता है वहाँ पर ये स्टार्ट होता है। तो इस फेज़ के जो भी थिंकर्स रहे हैं, जो भी विद्वान रहे हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यानी कि जो राष्ट्र संघ है, जो यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, या उससे जुड़ी हुई जो भी अन्य संस्थाएं हैं, या अंतर्राष्ट्रीय कानून, जो इंटरनेशनल लॉ है, उनके माध्यम से जितनी भी समस्याएं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको एनालिसिस करने का वो प्रयास उन्होंने वहाँ पर किए। ठीक है, इन द थर्ड फेज स्कॉलर ट्राई टू एनालाइज ऑल द प्रॉब्लम थ्रू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, लीग ऑफ नेशंस, अदर इंस्टीट्यूट एंड इंटरनेशनल लॉ। तो यहाँ पर तीसरे फेज में उन्होंने क्या किया कि जितने भी संगठन हैं और जितने भी संस्थाएं हैं उनसे जुड़ी हुई या उनसे अलग जो संस्थाएं इंटरनेशनल लेवल पर जो काम करती है, इंटरनेशनल लॉ की इसमें के माध्यम से उन्होंने इन सारी की सारी प्रॉब्लम को एनालिसिस किया और एक्सप्लेन किया। ठीक है, फोर्थ फेज आता है विकास का। चौथा जो चरण था वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में स्टार्ट होता है। इसे टॉम्पसन ने
अंतिम चरण कहा। और यद्यपि कोई भी विकास की प्रक्रिया अंतिम नहीं होती है, क्योंकि डेवलपमेंट है वो चलता रहता है, वो लास्ट नहीं हो सकता। तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और जो भी लॉ थे उन पर दिए गए जो बल थे, जो फोर्सेस थे, उनके स्थान पर ये प्रयास किया गया कि वह कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से वो प्रभाव हैं जो कि राज्यों के बिहेवियर को निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो फोर्थ फेज में क्या यहाँ पर क्या एक्सप्लेन किया गया कि जितनी भी जो भी एलिमेंट्स हैं उनके क्या प्रभाव रहे हैं। ठीक है, और उनके बिहेवियर को कौन मतलब डिसाइड करता है, निर्धारित करता है। तो ये आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के सिचुएशन है। इन द फोर्थ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट स्टार्टेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, थॉमसन्स कॉल्ड इट द लास्ट स्टेज ऑल्दो नो डेवलपमेंट प्रोसेस इन फाइनल। तो उन्होंने कहा है कि जो डेवलपमेंट है वो कोई अंतिम चरण नहीं होता है, क्योंकि डेवलपमेंट तो सस्टेनेबल है, वो तो चलता ही रहता है। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, instead of emphasis on international organization and law and efforts was made to understand what are the elements and what are the influences that determine the behavior of the state। ठीक है, तो ये चार ऐसे फेजेस हैं जिसको मतलब एक चार फेजेस में इसको डिवाइड किया गया, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स के डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं। ठीक है, बिकॉज वो जो उस समय पे थिंकर्स रहे हैं उन्होंने वही चीज़ें थोड़ी एनालिसिस की, एक्सप्लेन किया कि जिस आधार पर जैसी सिचुएशन थी, जैसी प्रॉब्लम्स थी उस समय पे, उन्होंने वही चीज़ें एक्सप्लेन की। ठीक है, एंड इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो जब हम इसके अर्थ की बात करते हैं, देखो डेफिनेशन तो हमने यहाँ पर देख ली, क्विंसी राइट्स की काफ़ी फेमस डेफिनेशन है, उसको डिफाइन करने की कोशिश की। आई थिंक सो अब तक की चीज़ें आपको क्लियर आउट भी हो चुकी होंगी। अब अगर इसके मीनिंग्स की बात आते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो ये जो शब्द है इसका प्रयोग हम स्थिति और विषय दोनों के रूपों में ही कर सकते हैं, कि वी कैन यूज द वर्ल्ड इंटरनेशनल इन बोथ अ फॉर्म ऑफ सिचुएशन एंड सब्जेक्ट्स। ठीक है, क्या सिचुएशन है, क्या उसका सब्जेक्ट है, तो इस आधार पर। तो दूसरे शब्दों में कहें कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को संप्रभु राज्यों के बीच में उन समस्त संबंधों जैसे राजनीतिक, राजनयिक, व्यापारिक, एकेडमिक, इन सब को स्टडी करना चाहिए, क्योंकि वे सभी इंटरनेशनल रिलेशन की विषय वस्तु है। द इन अदर वर्ड इंटरनेशनल रिलेशन should study all those relation, political, diplomatic, commercial and academic between sovereign state, because they all are the subject matter of international relation। तो यहाँ पर सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटी को ही स्टडी नहीं करता है, बल्कि इसके अलावा मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ, तो सिर्फ और सिर्फ वो एक सॉवरेन स्टेट को ही स्टडी नहीं करता है। इसके अलावा इकोनॉमिक सेक्टर है, या पॉलिटिकल है, या एकेडमिक है, या फिर कमर्शियल है, इन सब को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। ओके, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर आउट हुई तो फटाफट से एक लाइक कर दो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आने वाली जो भी लेक्चर्स है ना वो बहुत स्पीडली अब आने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से पहले आपका ये सिलेबस कवर कराना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सो यहाँ पर काफ़ी फेमस थिंकर्स हैं, मॉर्गन थू। उनका मानना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की ही आत्मा कही जाती है, फिर भी दोनों के बीच काफ़ी हद तक डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो मॉर्गन थू बिलीव्स दैट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज शुड बी रिलेशन, कि भाई जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है और जो रिलेशंस है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो एक दूसरे की आत्मा की तरह बिहेव करते हैं। और एक स्टेटमेंट है मॉर्गन थू का। मॉर्गन थू के अनुसार कि राज्यों के बीच राजनीति जहां शक्ति के लिए संघर्ष मात्र है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंधों का भी अध्ययन करता है। सो अकॉर्डिंग टू मॉर्गन थू, वेल politics is a only struggle for power between states, international relation studies political economy and culture relations। तो कहने का मतलब ये है कि मॉर्गन थू भी ये एक्सेप्ट करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स में सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटी ही नहीं आती है, इसके अलावा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, इन सब को भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अगर आगे बात करें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप कैसा है, कि नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जो स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिले, बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सिचुएशंस प्रॉब्लम अलग थी, उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर में या बीच के जो समय था उसमें अलग प्रॉब्लम निकली हैं, उसमें अलग एक्टिविटी रही हैं, क्योंकि देशों के बीच में जो रिलेशंस हैं वो कभी बिगड़े हैं, कभी सही हुए हैं। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो ये कॉन्सेप्ट है, इसकी नेचर है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। संयुक्त राष्ट्र में सदस्यों की संख्या अब 51 जो 1945
में थी 51 मेंबर्स थे, लेकिन अब बढ़कर के 193 यानी कि 193 हो गई है। वे सब अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपनी जो भूमिका है, जो अपना कंट्रीब्यूशन है वो देते हैं। दूसरी है कि अब जो विश्व राजनीति है उसका संचालन बहुत ही क्लियर हो चुका है, पारदर्शी हो गया है, जिसमें सामान्य नागरिक भी विदेशी विभागों के निर्णयों को प्रभावित करता है। आज न केवल इतना ही हुआ है, बल्कि इसके अलावा परमाणु हथियारों की वजह से भी युद्ध का जो स्वरूप है, जो उसका स्तर है, जो उसका नेचर है, वो भी बदल गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। सो इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अन्य बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके साथ निकट से जुड़ाव है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा डीप तरीके से जुड़ा हुआ है। इन विषयों में इतिहास है, राजनीति विज्ञान है, विधि है, अर्थशास्त्र है, भूगोल शामिल, ये सब है। तो इंटरनेशनल रिलेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू मैनी अदर सब्जेक्ट्स। These subjects include history, politics, science, law, economic and geography. हर एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ जुड़ा हुआ है। हम सब जानते हैं कि दुनिया में कोई भी राष्ट्र अलग अलग नहीं रह सकता। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में यानी कि 20th सेंचुरी जब खत्म हो रही थी और 21वीं सदी आने वाली थी, उसमें यातायात व संचार के क्षेत्र में हुई बहुत सारी रिवोल्यूशंस, जो क्रांतियां थी, उनकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का न केवल पूरा नेचर ही बदल गया है, बल्कि आज इसका अध्ययन, इसकी स्टडी प्रत्येक जागरूक व्यक्ति के लिए अनिवार्य हो गया है। ठीक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि भाई कितने कंट्री हैं, किस कंट्री के बीच में, कौन से कंट्री के बीच में कन्फ्लिक्ट है। नॉर्मली पता लगता है अब तो टेक्नोलॉजी इतनी हाई स्पीडली काम करती है, तो कि आप इंडिया में बैठे बैठे यूएसए में क्या हो रहा है वो सारी एक्टिविटी आपको पता लगती है। ठीक है, इलेक्शन से जुड़ी हुई और तमाम तरह की जो भी जानकारी है वो आपको घर बैठे पता लगती है। तो बहुत कुछ चेंज हो गया है। ठीक है, अब अगर अब बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं, तो कानून और राजनयिक इतिहास के अध्ययन के साथ साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो भी विषय क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत हो चुका है। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन या बाकी जो भी मतलब हम जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, चाहे हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, उनका भी एक वाइड सिलेबस है, उनका भी एक वाइड स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है। बट उसके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशन का भी काफ़ी बड़ा स्कोप है। देखने को मिलता है कोई छोटा मोटा स्कोप नहीं है, क्योंकि पूरे भाई ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। तो ऐसे में हर एक कंट्री अपने आप को अलग नहीं रख सकता है। अब हर एक कंट्री का दूसरे किसी कंट्री के साथ में किस तरीके का रिलेशन क्रिएट करना है, ये भी स्टडी ज़रूरी है। और आसपास के कंट्रियों के साथ में कैसे रिलेशन क्रिएट करना है, इकोनॉमी, कमर्शियल या फिर पॉलिटिकली, हिस्टोरिकली उसके साथ कैसे रिलेशन रहे हैं पहले बैकग्राउंड में, इन सब की बहुत ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और ये स्टडी का एक बहुत अच्छा यूँ कहे कि बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है कि आप एक देश में रह रहे हैं बट बाकी और देशों की भी आपको नॉलेज है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जागरूक होते हैं, आपको सब कुछ पता होता है। तो मेक श्योर आज का वीडियो लेक्चर आपको काफ़ी हद तक क्लियर आउट हो चुका होगा, लेकिन फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो हम आपको हमेशा से कहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए होता है, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कमेंट करके। और बाकी वीडियो पसंद आती है तो फटाफट से एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आगे मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।